डॉक्टर स्पीक कोविड-19 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, वैसे अगर आजकल की बात करें तो आजकल हमारे साथ साथ कोरोना तो चल ही रहा है और साथ में फ्लू का भी मौसम है। ओमिक्रॉन की बात होती है और साथ में ये होता है कि किसी को खांसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को कई बार ये भी होता है कि सारे शरीर में दर्द हो रही है। लेकिन क्या है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह से हम समझ सकते हैं और हमें किस तरह की प्रिकॉशंस की आवश्यकता है और हम क्या करें अगर घर में होते हैं। इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर PVM लक्ष्मी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जब हम आजकल की बात करते हैं तो आजकल मौसम औसम है, यही कहना चाहिए, क्योंकि सूरज देव कभी कभी देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में ये भी है कि हम लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। फ्लू हो जाता है, खांसी होती है, कई बार जुकाम होता है और कई बार ये भी होता है कि बहुत सारी छींकें आ जाती है। और घबराने का मकसद तो है ही सीधा सीधा कि अगर हम नहीं घबराएंगे तो कोई ना कोई घर में आवाज़ लगाएगा कि भाई छींकों का इलाज कर लो, खांसी का इलाज कर लो, थोड़ा अपना ध्यान रखो। और दूसरी तरफ डेल्टा की बात आती है कि भाई कोविड है, कहीं कोविड तो नहीं है। अगर कोविड नहीं है तो कोविड का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसकी बात आ जाती है कि भाई इसका भी कोई चक्कर हो सकता है। तो हम थोड़ा घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं। आखिर ये सारे के सारे जो इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, इनमें से कहीं बाहर निकाल सकते हैं हम कि ये डेल्टा है, ये ओमिक्रॉन है? आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को फीवर भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, जुकाम भी हो रही है, किसी को फीवर कम होता है, गला खराब हो रही है और छींके भी आते हैं। तो कभी फ्लू हो सकती है, कभी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जो हम बोलते हैं वो हो सकता है, या ये कोविड भी हो सकता है। ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो क्योंकि सभी में लगभग सिम्टम्स एक ही है, क्योंकि कोरोना भी एक वायरस है जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाली वायरस है, जिसमें एक वेरिएंट आ गया कि जो हम बोलते हैं SARS-CoV-2 वेरिएंट, जिसका अलग अलग उसके अंदर SARS-CoV-2 वायरस के अंदर और वेरिएंट्स है जिसके हम बात करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा या ओमिक्रॉन, इस तरह के अलग अलग वेरिएंट है। अगर देखा जाए तो ये सारे खांसी जुकाम करने वाली आम वायरस ही है, जिसमें कि कुछ कि किसी की प्रकोप ज़्यादा है कि जो नॉर्मल जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उसकी प्रकोप कम है। प्रकोप के हिसाब से कि किसी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन हाँ, कि ये नॉर्मल वायरस है या ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, ये हम कहना थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन एक ये है कि आजकल जो ओमिक्रॉन या जो कोविड जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें कौन सा सिम्टम्स ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेव्स। वो देखा जाए तो प्रीवियस वेव्स में बहुत सारे लोग बोलते थे कि हमें टेस्ट में फ़र्क पड़ा था, हमें स्मेल नहीं आ रही थी। ये काफ़ी लोग कंप्लेन करते थे कि वेव 1 में या वेव 2 में। लेकिन अगर अब हम इस पर्टिकुलर दौरान में जो कोविड से पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें ये सिम्टम्स बहुत ही रेयर है। मतलब 1000 में से ये एक आधा बंदा होगा जो कहता है कि हमें थोड़ा सा गला खराब, मतलब स्मेल में की फ़र्क पड़ी है या ठीक से टेस्ट नहीं पता लग रहा है। बट मैक्सिमम लोगों की जो कंप्लेंट है इस पर्टिकुलर वे में फीवर के साथ हेडेक, फीवर के साथ बहुत सारे लोगों ने चिल्स कंप्लेन किया है। और दूसरा जो कॉमन सिम्टम जो है गला खराब, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारा गला ख़राब है। फीवर भी थोड़ा कम लो ग्रेड भी काफ़ी लोग बोलते हैं, या हाई ग्रेड भी है तो 1-2 दिन में ठीक हो गया करके बोलते हैं। लेकिन गला ख़राब बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो इससे हमें थोड़ा शक लगा सकता है या अंदाज़ा लगा सकता है कि हो सकता है कोविड। बट ये कोविड है या नहीं है, ये नहीं है कि अगर ये सिम्टम्स नहीं है तो कोविड नहीं है करके हम रूल आउट नहीं कर सकते। अगर ये सिम्टम्स है तो कोविड होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर किसी को फीवर है कि और फीवर के साथ चिल्स है, बॉडी एक है और सोर थ्रोट या गला खराब है, तो उनमें कोविड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इन सिम्टम्स के बिना भी कोविड हो सकती है। तो अगर किसी को फीवर या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है तो वो कोविड हो सकता है इस पर्टिकुलर मौसम में। दोस्तों, जान गए ना कि अगर आपको बुखार हो रहा है और गला खराब है, सर में दर्द हो रहा है
और आप ठंडक ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, चिल महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जाग जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और जानिए कहीं ये कोविड तो नहीं है। कई बार हम अपने आप में खुद ही फैसला कर लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो हो नहीं सकता, लेकिन आजकल कुछ भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, जब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो ओमिक्रॉन में एक सिम्टम जो कहा जा रहा है वो ये है कि नाक ज़्यादा बहती है, और ये भी है कि कहीं कहीं आपको चकते भी हो सकते हैं, या एक बार ये भी आया था कि अगर आपका पेट भी खराब हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम है। कुछ लोगों में कि वो पेट खराब की सिम्टम्स से प्रेजेंट किए थे, और जो मैं पीजे के में जितने भी मैंने मेरी नॉलेज में जितने 2000 के आसपास हमने की वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट, ओमिक्रॉन नहीं बोलूँगी, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस पर्टिकुलर वे में मैंने जो देखा, उनमें से रैश की ऑलमोस्ट किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, बट डेफिनेटली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे थोड़ी सी उल्टी सी महसूस होती है और दस्त लगी है, इस तरह की कंप्लेंट तो आई है। और ओमिक्रॉन में कि ज़्यादातर जो होती है अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, कि जो डेल्टा ज़्यादातर वो लंग्स को अफेक्ट ज़्यादा किया है, लेकिन ओमिक्रॉन जो लंग्स को कम अफेक्ट किया है, और ज़्यादातर ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस जो है वो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से कि प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो लंग से ऊपर वाली पार्ट, जहाँ पे गला खराब होना, नाक बहना, खांसी आना, ये ज़्यादा सिम्टम्स ज़्यादा है। खांसी भी बहुत सारे लोगों में ड्राई कफ है, कुछ लोगों ने कि बलगम के साथ कंप्लेन किया। डॉक्टर साहब, इनिशियल सिम्टम्स अगर हमको चेक, फ्लू तो चल ही रहा है और ऐसे में हम समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ इनिशियल सिम्टम्स कोविड के आते हैं जिससे हम समझें कि हाँ ये कोविड हो सकता है। फ्लू और कोविड को डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है बिना टेस्टिंग के, तो इसलिए कि अगर किसी को भी फीवर है और खांसी है, और खास करके बच्चों में बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होती है, जैसे कभी कभार ये होती है बच्चों को एक टाइम बुखार आया और उसके बाद अगले दिन तक ठीक हो गया, थोड़ी सी खांसी हुई है, बट उसको और कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके कांटेक्ट में जो एडल्ट्स है तो उनको फीवर आती है और उनको थोड़ा सा कि ज़्यादा दिन तक हो सकती है। तो इसलिए कभी कभार क्या होता है कि हमें, अरे बच्चे ने ना आज आइसक्रीम खाया है, शायद इसीलिए बुखार आया, या थोड़ा स्वेटर ढंग से नहीं पाया इसलिए कि बुखार आया करके नेग्लेक्ट कर देते। लेकिन ये नेग्लेक्ट नहीं करनी है। अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो बेटर है कि टेस्ट करवाए। अगर टेस्ट ना भी करवाए तो कम से कम उनको कि 5 दिन तक थोड़ा आइसोलेट करके रहे, या उनके साथ जो स्पेशली हाई रिस्क इंडिविजुअल्स थोड़ा दूर रहे तो बेटर है, क्योंकि बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन होती है तो हमें पता नहीं चलता, बट हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में वो थोड़ा सीवियर हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा अभी चल रहा है और उसके साथ साथ ये ओमिक्रॉन आ गया, और जो आमतौर पर हमें कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आ जाता है, हम उसको पढ़ते हैं कि हाँ डेल्टा ख़तरनाक था, ओमिक्रॉन नहीं है, और हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। क्या इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, या हमें डेल्टा और ओमिक्रॉन पर पूरी तरह से स्ट्रिक्टली जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करना चाहिए? क्योंकि कि अगर सिम्टम्स के बेसिस पे हम ओमिक्रॉन या डेल्टा डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें देखा है पिछले वेव्स में भी काफ़ी सारे लोग हैं कि जिसको कि डेल्टा के इन्फेक्शन के साथ भी माइल्ड सिम्टम्स वाले काफ़ी दिखते थे। हमें 10% या 5% लोग हैं जिसमें सिवियर सिम्टम्स है, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुआ था, जिसको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा था। लेकिन काफ़ी सारे 90 to 95% लोग जो डेल्टा से भी अफेक्टेड है, उनमें भी कि फीवर और उससे चला गया था 1-2 दिन बुखार वगैरह से। तो इसलिए कि हम जस्ट सिम्टम्स के बेसिस पे ये डेल्टा है या वो ओमिक्रॉन है करके समझना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है। हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये डेल्टा है या वो ओमिक्रॉन है। उसके लिए डेफिनेटली जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, या नहीं तो कि कुछ टेस्ट आए कि जो ओमिश्योर करके इस टाइप की कि जो रैपिड किट्स है, जिससे कि हमें थोड़ा सा कि या कि कुछ किट्स आए हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। बट बिना टेस्ट के कि हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग के हम ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनको ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। और अगर हम देखा जाए तो डेल्टा भी सर्कुलेशन पे है अभी, और ओमिक्रॉन भी सर्कुलेट हो रही है कम्युनिटी में, लेकिन ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे डेल्टा अगर एक
जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है वो 4 या 5 लोगों को इन्फेक्ट करता है, उसी जगह पे उससे 4 या 5 गुना मतलब 15 से 20 लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता है जो ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी की। हमने ये भी देखा कि पीक टाइम पे हमारा और नॉट जो है वो लगभग या इफेक्टिव और ट्रांसमिशन जो है वो 15 से 20 के ऊपर भी चला गया है ओमिक्रॉन का। तो इसलिए ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, तो कि ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हो सकते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इस टाइम पे, बट ये नहीं है कि डेल्टा 0 है। डेल्टा भी अपना धीरे धीरे की फैल रही है। तो इसलिए कि हम डेल्टा को की नेग्लेक्ट करना या हमें प्रिकॉशन से ओमिक्रॉन है माइल्ड है करके कि प्रिकॉशंस नहीं लेना थोड़ी सी मतलब हमारी ना समझदारी होती है। तो इसीलिए हमें पता नहीं हो कि ये डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, तो हमें पूरा प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि प्रिकॉशंस जो है प्रिवेंटिव मेजर्स है, वो डेल्टा हो ओमिक्रॉन हो, अगर कोई नया वेरिएंट कल आ जाएगी इसकी, तो कोई भी वेरिएंट हो उसका एक ही है कि क्योंकि रूट तो रेस्पिरेटरी है कि नाक से ही जाना है या मुंह से जाना है अंदर, तो इसीलिए हम मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड हाइजीन करें। ये जो कॉमन यूनिवर्सल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है वो हमेशा हमें यूज़फुल रहेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि हम ये ना सोचें ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सही रहे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, और हमारे जो दर्शक हैं वो जानेंगे ज़रूर और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सोशल मीडिया की बातों पर नहीं जाना है, विशेषज्ञ जो कहते हैं। इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप अवेयर रहें। आपको पता होना चाहिए कि कोविड के नियमों का पालन करें, उसके हिसाब से अपना जीवन जो है वो यापन करते रहें। मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग साथ साथ में, और हैंड हाइजीन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाते हैं किसी सरफेस को टच करते हैं तो हो सकता है कि किसी कोविड पेशेंट ने उसको टच किया हो, तो आप अपने मुंह के आँखों के आसपास हाथ लेकर जाएंगे तो आपको भी कोविड हो सकता है। तो इसलिए विशेषज्ञों की बात माने, ना कि सोशल मीडिया पर जो खबरें आती हैं, जो जानकारियाँ कोई ना कोई आप तक पहुंचाता है, वो हमारे लिए अपने लिए घातक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो स्टेल्थ ओमिक्रॉन की बात हो रही, हाउ इट इज़ डिफरेंट, किस तरह से अलग है? कुछ ये नया रूप ले रहा है हमारे यहाँ पे, या कुछ कंट्रीज़ में कहा जा रहा है कि स्टेल्थ ओमिक्रॉन है? नहीं, वो तो मतलब इसलिए क्योंकि वो माइल्ड इन्फेक्शन होके स्प्रेड होती है तो हमें पता नहीं चलता है, तो इस तरह की नामकरण किया है। बट ऐसे कुछ अभी नया वेरिएंट अभी तो है ही नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या है कि माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करती है, एक दिन में बुखार ठीक हो जाता है या 2 दिन में बुखार ठीक हो जाता है, या बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है तो हम नेग्लेक्ट करके हम चले जाते हैं हम अपने काम में। एक दिन जब हमें बहुत बीमार लगता है तो छुट्टी ले लिया, घर पे रहे, अगले दिन चले गए, बट हमारा पूरी तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड करने से इन्फेक्टिविटी हमारा 0 नहीं हुआ तो वो स्प्रेड होती रहती है। तो ये एक रीज़न है जी। डॉक्टर साहब, जब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं या कोविड की बात करते हैं, कोविड चल रहा है, ओमिक्रॉन साथ साथ में है, हम कहते हैं कि डेल्टा है और ओमिक्रॉन भी है, ये साथ साथ है, डिफ्रेंशिएट करना अपने आप में मुश्किल है। लेकिन अगर हम मेडिकेशन की बात करते हैं, अगर किसी को कुछ घर में ही हो रहा है, कुछ सिम्टम इस तरह के दिख रहे हैं, तो उसको सेल्फ मेडिकेशन लेनी चाहिए? और पहले सबसे ज़रूरी है कि टेस्ट करवाए कोविड है या नहीं है। अगर कोविड है तो आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे हम लोगों को स्प्रेड ना करे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ट्रीटमेंट है कि जो होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए कि ट्रीटमेंट वो घर पे ले सकते हैं, उसमें कि मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ओवर मेडिकेशन हमारा ओवर यूज़ होती है कि लोग एंटीबायोटिक्स भी खा लेते हैं, कोई डॉक्सीसाइक्लिन खा रहा है, कोई एजी खा रहा है, कि एजिथ्रोमाइसिन खा रहा है, कि ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स जब तक ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे हम पहले की खांसी जुकाम होता है तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वही लेना इम्पॉर्टेंट है। जब हमें कि लगता है कि इससे जब कंट्रोल नहीं हो रहा है या कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चांसेस, हम बलगम आ रही है जिसमें हमें लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि तो तब हम एजिथ्रोमाइसिन शुरू किया तो कि ठीक है। हमारा क्या प्रॉब्लम होती है कि ओवर यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स होती है, कि जो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता जब तक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो।
और मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली होता नहीं है, कि जब होगा तब लेना इज़ मैंडेटरी। लेकिन जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन या कोई भी खाते, कि ये प्रॉब्लम होती है कि जो स्ट्रेन्स होते हैं वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट अगर बन जाते हैं तो जिस इन्फेक्शन में जो ये काम करने हैं वो काम नहीं करते, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल और प्रॉब्लम होती है। और इंडिया में और बहुत मेजर प्रॉब्लम ये है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो ओवर द काउंटर जो मिलना नहीं चाहिए वो भी मिल जाती है, और फार्मेसी से लेके आते हैं और खाते हैं, जिसके वजह से हमारा इरेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स हो रही है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की स्पीशीज़ डेवलप ज़्यादा हो रही है। तो हमें इसको प्रिवेंट करनी है। इसमें कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। हमें ये समझे कि हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ना खाएं। अब इसमें कि फीवर होती है तो पैरासीटामोल ले लीजिए, फीवर अगर या बॉडी एक्स है तो पैरासीटामोल ले लीजिए, या एट द मोस्ट ब्रूफेन अगर चाहिए तो ले सकते हैं। और तब भी हमें डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद एंटीबायोटिक शुरू करनी है। जब आपको बुखार, तेज़ बुखार है, 3 दिन से ठीक नहीं हो रही है, तो या आपको कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएटली यू शुड कॉन्टैक्ट ए फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तब हमें होम ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। और जैसे कि खास करके अगर हमें गला ख़राब है तो गार्गलिंग कर लीजिए, उससे काफ़ी आराम मिल जाती है। जो घरेलू नुस्खे होती है वो हम पालन करेंगे तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, जो नॉर्मल वायरल फीवर में हम करते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं तो उसमें तुलसी या अदरक डाल के पी सकते हैं, उससे गले को सूथिंग इफेक्ट मिल जाती है कि हमें काफ़ी रिलीफ मिल जाती है। या शहद होती है, शहद में अदरक की रस मिला के अगर हमने ले लिया तो उससे भी गले की काफ़ी आराम मिल जाती है। ये घरेलू नुस्खे हम हर कोई फॉलो कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जिसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वो हम कर सकते हैं। और स्टीम इनहेलेशन है, अगर एडल्ट्स है तो वो प्रिकॉशंस के साथ ले सकते हैं। नहीं तो स्टीम लेते टाइम पे थोड़ी सी हमें कि बर्न्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कि इसीलिए स्टीम थोड़ा सावधानी से ले, कि ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें हम घर में फॉलो करते हैं तो हमें 90% सिम्टम्स में हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ होती है विदाउट टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप एंटीबायोटिक्स तब भी शुरू कीजिए एक बार डॉक्टर से पूछ के, अगर ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर आपको बताएंगे। और बहुत सारे लोग विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स, ये सब ओवर यूज़ है, इनका कोई रोल नहीं है, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे यहाँ एक समस्या है कि हम ये नुस्खे जो हैं वो तो बाद में इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले जो हमारी अंदर की डॉक्टरी है वो जाग जाती है। वो कहती है कि हाँ तुम एजी ले लो ना, और एंटीबायोटिक कोई भी ले लो, ये ले लो, ये स्ट्रॉन्ग वाली है और तुम ठीक हो जाओगे। जबकि हम ये नहीं जानते कि जितनी अधिक एंटीबायोटिक्स का हम सेवन करते हैं उतनी ही समस्या आगे आने वाले दिनों में हमें भी होने वाली है। विशेषज्ञ भी बार बार कहते हैं कि ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स ना करें, क्योंकि इससे आगे चलकर समस्या आने वाली है, क्योंकि उन बीमारियों को ठीक नहीं कर पाएंगे ये एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक इम्यून हो जाएंगे हम। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हमने की कि भारत में ओवर यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम अपनी डॉक्टरी झाड़ते हैं, जो केमिस्ट डॉक्टर हैं वो अपनी डॉक्टरी झाड़ते हैं। आप उनके पास चले जाइए कि कोल्ड है और वो तुरंत 2-4 एंटीबायोटिक्स और 2-4 स्टेरॉइड भी शायद साथ में दे देंगे और कहेंगे कि बस इससे तुरंत ठीक हो जाओगे। लेकिन जब हम कोविड की बात करते हैं, इसमें भी और या आम तौर पर जो फ्लू होता है उसमें, फ्लू में तो सीधा ही कहा जाता है कि आपको किसी भी तरह की एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं रहती, आप 3 दिन के बाद तो वैसे नॉर्मली ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे हमारे दर्शक हैं वो, उनको ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाहते हैं कि खुद ब खुद की मेडिकेशन को बंद करके अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कोविड क्या तमाम बीमारियों का मुकाबला कर पाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि कोविड हो या दूसरे कोई भी बीमारी हो, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम उनको प्रोटेक्शन हमें बहुत मिलती है। इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हम सब तरह की खाना, पौष्टिक खाना, न्यूट्रिशियस फूड हम लेते हैं, तो कि हमें उसके लिए कि कोई दवाई की ये विटामिन ये टैबलेट ले ले, वो टैबलेट ले ले, इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब तरह की खाना खाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फल भी खाओ, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी खाओ, सब्जियां भी खाओ, कि कार्बोहाइड्रेट भी लो, प्रोटीन लो,
सब कुछ लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही स्ट्रांग होगी। हमारा ज़्यादातर इम्यून सिस्टम वीक होने की कारण ये है कि हमारा माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण। अगर हम कुपोषण को कम करेंगे, खाना सही तरीके से सही मात्रा में खाएंगे, तो हमारा वैसे ही इम्यूनिटी बढ़िया होगी और हम बीमारियों से इजीली खांसी जुकाम या डायरिया वगैरह में इजीली अफेक्ट भी नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, पहली लहर, दूसरी लहर, फिर अब तीसरी लहर की बात हो रही है, तो ऐसे में हम सब तो सोशल मीडिया पर जाते हैं और सोशल मीडिया की बातों का कहा मानते हैं कि चल काढ़े पे काढ़ा पी लो, और फिर उसके बाद ये पता चला कि बहुत सारे जो लोग थे उनको अल्सर्स वगैरह हो गए। तो इनका ओवर यूज़ भी तो हमें ख़राब कर रहा है। हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा है। एक तो काढ़ा बहुत ज़्यादा पीने से भी, हम गर्म चीज़ और वो बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ये एक है। और बीच में कि अगर खास करके फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में गिलोय बहुत खाए थे और बहुत ओवर मात्रा में खाए थे, जिसकी वजह से लिवर के ऊपर काफ़ी है, आयुर्वेदिक गोलियां वगैरह बहुत ज़्यादा सेवन करने से लिवर के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है। तो इसीलिए कि मैं ये बोलती हूँ कि आप ये बातों पे मत आइए, कि आप जो घर में यूजुअल जो कर रहे हैं वही कीजिए। कि ये अदरक वाली चाय, तुलसी वाली चाय, तो ये हमारा कि रूटीन है कि हम जो पहले भी पीते थे अभी भी पी लीजिए। और खाड़ा अगर पीना है तो कि एक बार ले लिया ठीक है, ऐसे नहीं है कि खाड़े को बार बार लेते जाए। चाय जैसे मतलब हम ठंडी है, ठंड के मौसम में चाय अगर हम 5 बार 6 बार पी रहे हैं तो भी हमें अल्सर्स हो जाते हैं, कि एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर ये चाय के साथ होती है तो वो कोई भी ऐसी चीज़ के साथ होती है। तो इसीलिए हम जो भी है कि एक लिमिट में लेने से कोई नुकसान नहीं होता। कोई भी लिमिट से ज़्यादा, वो काढ़ा हो, चाय हो या कोई भी चीज़, ओवर ईटिंग या ओवर ड्रिंकिंग अगर कम करेंगे तो वो नुकसानदायक होती है। जी दोस्तों, जान गए ना आपकी किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। ओवर ईटिंग वो तो रूटीन में हम करते हैं तो उसका नुकसान शरीर को क्या होता है हम जानते हैं, लेकिन मेडिकेशन की बात की, ओवर मेडिकेशन करेंगे तो समस्या हो जाएगी। लेकिन ये जो काढ़ा पीने की बात है, ये कुछ ऐसी चीज़ें, आयुर्वेद आप में चीज़ें ले लेते हैं और वही होता है कि सोशल मीडिया पर आया, किसी दोस्त ने बता दिया, किसी मित्र ने बता दिया, और किसी एक डॉक्टर ने, आयुर्वेद डॉक्टर ने किसी को बताया था, तो आपने कहा कि चलिए यार हम भी कर लेते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी को वो सूट ना करता हो। थोड़ा ध्यान देने वाली ये बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर वो ज़्यादा ले लेंगे तो वो किसी ना किसी ऑर्गन पर विपरीत प्रभाव डालेंगे, अफेक्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, हम कोविड-19 पर बात कर रहे हैं और कोविड बदलता जा रहा है, तो ऐसे में हम अपने आप में अभी जो है वो ज़रूरत नहीं है बदलने की, लेकिन हम बदल रहे हैं, बेबाक हो जाते हैं और कहते हैं मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग तो गई, ये तो जाने वाला नहीं है, ऐसे ही सब चल रहा है। तो ये नुकसान नहीं देगा आने वाले दिनों में कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो? हम सब कुछ छोड़ देंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी कि, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों में ये दिमाग में बैठ गया है कि मैंने वैक्सीन ले लिया तो मुझे कोविड नहीं होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ वैक्सीन कोविड के इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करेगी इन्फेक्शन को, लेकिन सिवियरिटी को कम कर सकती है। इसीलिए कि कोविड वैक्सीन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स छोड़ दे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हमें तभी भी फॉलो करनी है। और मैं इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने के लिए बोलती हूँ कि कोविड ही नहीं, ये वाले बिहेवियर्स हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत सारे बीमारियों से प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकती है। अगर हम ये वाले बिहेवियर हम फॉलो करेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी कम होंगे। क्योंकि जैसे कि आप देखा है कि फर्स्ट वेव के टाइम पे और बहुत सारे लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स बहुत सीरियसली लेके फॉलो किया था, तो हमने ये देखा कि लोगों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफ़ी कम हो गए, डायरियल डिसीजेस कम हो गए, क्योंकि वो हाथ बार बार धोते थे। लेकिन जब सेकेंड वेव आ गई तो कि सेकेंड वेव से पहले थोड़ा हमारा बिहेवियर्स कम हो गए, क्योंकि फर्स्ट वेव को हम जैसे ही सक्सेसफुली कंट्रोल में, काबू में लेके आया, हमें लगा कि हमें सब कुछ ठीक हो गया, हम सब छोड़ दिया। तो हम दूसरा वेव आई है, दूसरा वेव को कंट्रोल किया, फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो अब तीसरा वेव आई है। जैसे हम ये बिहेवियर्स को थोड़ा कम करेंगे तो वेव्स आते रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वेव माइल्डर हो तो, लेकिन तो हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर वो सीवियर हो जाती है तो फिर हमारे लिए फिर
प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कि इट इज़ नॉट फॉर कोविड के अलावा कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम थोड़ा मास्क पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने, और हमारे दर्शक ध्यान में रखेंगे ये सारी बातें, और कोविड बिहेवियर जो है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन करें, मास्क धारण करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ ही साथ हैंड हाइजीन जो है इसका ध्यान रखें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें और तरक्की के पथ पर अग्रसर होते रहें। डॉक्टर PVM लक्ष्मी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।